हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 5 भाषा भारती के हिंदी विषय हिंदी के पाठ 9 रम्मो और कल्लो को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये कहानी दो लड़कियों की है जो कि एक घर में काम करने जाती हैं अपनी माँ के साथ, है ना। तो जिस घर में काम करने जाती वहाँ एक बाबूजी रहते हैं जो उन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में मदद करती हैं और वे लड़कियां बड़े होकर टीचर बनती हैं। चलो हम कहानी शुरू करते हैं। रधिया हमारे घर की सफाई करती थी। कभी वह सफाई करने आती तो कभी उसकी दोनों लड़कियों में से कोई एक का नाम था रम्मो और दूसरी का नाम था कल्लो। कभी कभी वे दोनों साथ भी आ जाती थीं। वे दोनों सफाई का काम बड़ी लगन से करती थी, माने बहुत मन लगाकर करती थी। ऐसा लगता था कि वे हमारे घर को अपना घर मानकर सफाई करती हैं। बच्चों में भी उनके प्रति अपनापन था, तो बच्चे भी जो उस घर के बच्चे थे वो उन लड़कियों को अपने जैसा समझते थे। वे रधिया को आंटी कहते थे और रम्मू और कल्लो को दीदी। रम्मू की उम्र 14 वर्ष थी और कल्लो की 12 वर्ष। तो रम्मू कितने साल की थी? 14 साल की थी और कल्लो 12 साल की थी। पढ़ाई लिखाई उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। बस माँ को काम में सहायता करती और अपने घर का कामकाज करती। एक दिन सफाई करने दोनों बहनें आईं। तो एक दिन जो रधिया की जो दोनों बेटियां थी, रम्मो और कल्लो, दोनों काम करने के लिए आईं। मुझे उनमें अपनी पुत्रियों का भास हुआ। तो बाबूजी को उनमें अपनी बेटियों सा एहसास हुआ। भास माने एहसास हुआ। सोचने लगा कि क्या इनका सारा जीवन यूं व्यतीत होगा, और वो सोचने लगे कि क्या इनका सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, क्या ये पढ़ लिख नहीं सकेंगी। मैंने रम्मो से पूछा, रम्मो बिटिया तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? तो बाबूजी ने पूछा कि रम्मो बिटिया तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं बाबूजी, हमारे परिवार में लड़कियों को पढ़ने कोई नहीं भेजता। तो वो कहने लगी, बाबूजी हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ने कोई नहीं भेजता। हाँ, लड़के जरूर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और वो कहने लगी, लड़के जरूर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? तो बाबूजी कहने लगे, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने को होता है? तो बाबूजी कहने लगे, क्या बेटा तुम्हारा मन स्कूल जाने को करता है? होता है, पर क्या करें बाबूजी? तो रम्मू कहने लगी, होता है पर क्या करें बाबूजी? अगर हम विद्यालय जाने लगेंगी तो माँ का काम कौन करेगा? वैसे हमारे मोहल्ले में बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, वे पढ़ने नहीं जाते। तो वो कहती हैं कि यदि हम स्कूल जाने लगेंगे तो हमारी माँ के साथ में काम कौन बटाएगा? वैसे हमारे मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो दिन भर खेलते रहते हैं, पढ़ने नहीं जाते। क्या मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करूं? बाबूजी कह रहे हैं। कर लीजिए बाबूजी। तो रम्मू कहती, हाँ बाबूजी कर लीजिए। दूसरे दिन जब रधिया सफाई करने आई तो मैंने उससे पूछा, रधिया तुमने अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं? तो बाबूजी पूछने लगे उन रम्मू और कल्लू की माँ से कि रधिया तुमने अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं है? बाबूजी यदि सब लोग पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों के घर का काम कौन करेगा? तो रधिया कहने लगी कि बाबूजी यदि सब पढ़ाई लिखाई करने लगेंगे तो आप लोगों के घर का काम कौन करेगा? पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा? काम तो इन्हें यही करना है। तो वो रधिया कहने लगी कि बाबूजी काम तो इन्हें यही करना है। बाबूजी यही काम करना है, तुम्हारा मतलब गुजारे के लिए पैसा कमाना? तो वो कहने लगी कि मतलब जो है गुजारे के लिए पैसा कमाना, जीवन व्यतीत करने के लिए पैसा कमाना। सो पढ़ लिख कर पैसा कमाने के लिए ये कुछ और भी काम कर सकेंगी, फिर यह काम करने की क्या जरूरत? तो बाबूजी कहने लगे कि वो और भी दूसरा काम कर सकती हैं, फिर ये काम करने की क्या जरूरत? अब बच्चों आपको ये चित्र में दिख रहा है, बाबूजी बैठे हुए और ये रतिया है ना, बन रही है, और ये इसकी दोनों बेटियां हैं। हाँ तो बच्चों, ये रधिया बैठी हुई है, बर्तन साफ कर रही है ना, और ये
रधिया की दोनों बेटियां और ये बाबूजी। यह बात तो ठीक है बाबूजी, पर हमें तो इनकी शादी ब्याह करना है। तब रधिया कहने लगी, बाबूजी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमें इनकी शादी भी तो करना है। जब ये पढ़ जाएंगी तो हमारी जाति में इनके लिए पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से मिलेगा। तो वो कहने लगी कि लड़कियां हमारी पढ़ जाएंगी बाबूजी, तो इन्हें इनके जैसे पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से मिलेगा। अच्छा ऐसा करो कि रविवार के दिन काम से निपटकर तुम दोनों मेरे पास आओ, तो बैठकर बातचीत करेंगे। तो वो कहने लगे बाबूजी कि अब ऐसा करो तुम लोग कि रविवार के दिन काम से निपटकर आना और बैठकर हम बात करेंगे। अगले रविवार को दोपहर बाद रम्मू और कल्लो को लेकर रधिया मेरे पास आई। किसके पास आई? बाबूजी के पास। वे तीनों साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थीं। मैं उन्हें एकदम पहचान नहीं पाया। मेरे मुंह से निकल गया, अरे यह रधिया है। देख रधिया, ये लड़कियां भी कैसी अच्छी लग रही हैं। तो बाबूजी के मुंह से निकल गया कि अरे रधिया, ये तुम हो, और ये लड़कियां भी कितनी अच्छी लग रही हैं, कैसी समझदार मालूम होती हैं। कुछ मिनट बाद मेरी बेटी चाय और बिस्किट लेकर आ गई। थोड़े समय बाद जो बाबूजी की बेटी थी वो चाय और बिस्किट लेकर आ गई। फिर उसने रम्मो कल्लो और मेरे साथ साथ चाय पी और बिस्किट खाए। अब रधिया का मन थोड़ा आश्वस्त हुआ, माने उसको जो है अच्छा लगा, विश्वास हुआ। मैंने रधिया से बातचीत प्रारंभ की। तो बाबूजी ने रधिया से बात करना शुरू किया। रधिया, तुम इन लड़कियों को विद्यालय क्यों नहीं भेजती? बाबूजी कहने लगे, रधिया तुम इन लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? क्या करेंगी ये विद्यालय जाकर? तो रधिया कहने लगी कि स्कूल जाकर ये क्या करेंगी, मुझे इनके विद्यालय जाने में काम की कठिनाई होगी। तो वो कहने लगी कि यदि ये स्कूल जाएंगी तो मुझे काम में दिक्कत होगी, मैं आधा काम कर पाऊंगी, मेरी आमदनी आधी रह जाएगी। तो वो कहने लगी कि मैं जितना कमाती हूँ उससे मेरा आधा रह जाएगा और मेरे घर भी छूट जाएंगे। कहने लगी कि मैं जहाँ काम करने जाती हूँ तो वो घर भी मेरे छूट जाएंगे, फिर इतनी बड़ी लड़कियों को विद्यालय में जगह कौन देगा। तो वो कहने लगी कि रधिया कहने लगी, ये तो बहुत बड़ी हो गई हैं, इतनी बड़ी लड़कियों को स्कूल में कौन जगह देगा, इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो वो कहने लगी कि इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, माने इनको कुछ समझ में ही नहीं आएंगे अक्षर। रधिया, तुम्हारी दोनों कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। बाबूजी कहने लगे कि रधिया, ये तुम्हारी जो है कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, अभी वर्ष भर मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। तो बाबूजी कहने लगे, साल भर मैं इन्हें पढ़ाऊंगा, ये काम करके दोपहर बाद मेरे पास आ जाया करेंगी, ये मेरी बेटियों की तरह हैं। तो बाबूजी कहने लगे, काम करने के बाद ये मेरे पास आ जाया करेंगी, ये मेरी बेटियों के बराबर हैं। जैसे तुम हमारे घर की सफाई मन लगाकर करती हो वैसे मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। और बाबूजी कहने लगे कि जैसे तुम जो मन लगाकर हमारे घर का काम करती हो वैसे मैं इन्हें पढ़ाऊंगा और तुमसे कुछ नहीं लूंगा। और वो कहने लगे कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा, इनकी किताबों और कॉपियों पर जो खर्च होगा वह मैं करूंगा। तो बाबूजी कहने लगे, किताब कॉपियों का जो खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, सुबह को ये तुम्हारे साथ काम करेंगी और दोपहर बाद मेरे पास पढ़ने आएंगी। तो वो कहने लगे, सुबह ये काम करेंगी और दोपहर के बाद ये मेरे पास पढ़ने आएंगी। रधिया में आत्मविश्वास आया। रधिया और रम्मू और कल्लो में अच्छी तरह जीवन यापन की इच्छा ने जन्म लिया। अब वो सोचने लगे कि हाँ, हम अपना जीवन यापन जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। रधिया ने अपने पति से अनुमति लेकर रम्मू और कल्लो को पढ़ने के लिए मेरे पास भेजना प्रारंभ कर दिया। अब रधिया ने पहले अपने पति से पूछा और फिर बाद में मेरे पास पढ़ने के लिए दोनों को भेजने लगी, रम्मू और कल्लो को। सुबह को वे माँ के साथ काम में सहायता करती और दोपहर बाद मेरे पास पढ़ने आती। मैंने उन्हें समझाया, तुम उन बच्चों से अच्छे हो जो केवल पढ़ते हैं। तो बाबूजी ने समझाया कि तुम उन बच्चों से अच्छे हो जो केवल पढ़ाई ही करते हैं
और माता पिता के काम में सहायता नहीं करते तो तुम उनसे तो अच्छे ही हो। जिस लगन से तुम घरों की सफाई करती हो वैसे ही लगन से अपनी पढ़ाई करो। तो बाबूजी कहने लगे जैसे तुम लगन से घरों की सफाई करती हो वैसे ही अच्छे से पढ़ाई करो मन लगाकर। वे दोनों मेरे पास वर्ष भर पढ़ने आईं। वे दोनों साल भर पढ़ने आईं। उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई की और एक ही वर्ष में कक्षा 8 के स्तर तक पहुंच गई। मतलब वे 8वीं तक पहुंच गई एक ही साल में, है ना। एक ही साल में कक्षा 8वीं तक पहुंच गई, 8th तक पहुंच गई। मैंने उनसे कक्षा 8 की परीक्षा दिलवाई और बाबूजी ने उनको कक्षा 8 की 8वीं की परीक्षा दिलवाई। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, दोनों परीक्षा में पास हो गई। रम्मो ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी में अंकों से उत्तीर्ण हुई। अब उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तीव्र हो गई। अब और उनकी इच्छा पढ़ने में और तेज हो गई। उन्होंने उसी विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लिया, माने उनने एडमिशन ले लिया उसी स्कूल में, है ना, 9th में, 9वीं में। रम्मो को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिल गई, है ना। रम्मो को क्या मिल गया, स्कॉलरशिप भी मिल गई। 100 रुपये मासिक पर रधिया ने अपनी एक सहायक रख ली, है ना। अब उसे 100 रुपये महीने पर रधिया ने क्या किया कि अपनी एक सहायता करने वाली रख ली और रम्मो और कल्लो को नियमित रूप से विद्यालय भेजना प्रारंभ कर दिया। अब दोनों, रम्मो और कल्लो दोनों रोज स्कूल जाने लगी। रम्मो और कल्लो ने उसी विद्यालय में पढ़कर अगले वर्ष बोर्ड की परीक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली। अब उनने क्या किया, बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षा उनने पास कर ली। रम्मो ने प्रथम श्रेणी में और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी में, है ना। रम्मो ने फर्स्ट डिवीजन और कल्लो ने सेकंड डिवीजन में। पर कल्लो ने रम्मो से खेल में बाजी मार ली। अब कल्लो जो थी वो खेल में तेज थी। विद्यालय की अध्यापिकाएं उन्हें प्यार करती थीं। बहुत सी लड़कियां उनकी सहेलियां बन गई थी। तीज त्योहार पर वे एक दूसरे के घर भी आती जाती थीं। रधिया और उसके पति कन्हैया पुत्रियों के उत्तीर्ण होने पर खुशी से फूले नहीं समाये। मतलब रधिया और उसके जो पति थे दोनों, रम्मो और कल्लो, जब पास हुई तो वो लोग बहुत खुश हुए। वे सब मिठाई लेकर आए और दोनों परिवार ने साथ साथ मिठाइयाँ खाई। किसके दोनों परिवार ने, बाबूजी के परिवार ने और रधिया के परिवार ने। अब कन्हैया ने मेरे पैर छुए और बोला बाबूजी ये लड़कियां आपकी हैं। अब जो रधिया का जो पति था कन्हैया, उसने बाबूजी के पैर पड़े और कहने लगे ये लड़कियां आपकी हैं। अब बताइए इन्हें आगे क्या कराना है। मैंने उन्हें रम्मू और कल्लो को अध्यापिका बनाने की सलाह दी। तो जो बाबूजी थे उन्होंने दोनों को टीचर बनाने की सलाह दी। वे मान गए। समय आने पर मैंने रम्मू और कल्लो के प्रार्थना पत्र शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में दिलवा दिए, माने ट्रेनिंग में, है ना, टीचर ट्रेनिंग में। रम्मू और कल्लो के प्रार्थना पत्र जो है वो टीचर ट्रेनिंग विद्यालय में, स्कूल में भिजवा दिए। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा पर दोनों को वहाँ प्रवेश मिल गया। तो दोनों को वहाँ पर एडमिशन मिल गया। रम्मो को परीक्षा फल के आधार पर और कल्लो को परीक्षा फल और खेलों के प्रमाण पत्रों के आधार पर। यह प्रशिक्षण 2 वर्ष का था। तो ये प्रशिक्षण कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का था, 2 साल का था, है ना। ये ट्रेनिंग कितने साल की थी, 2 साल की थी। वे उसमें इतनी व्यस्त हो गई, माने वो इतनी बिजी हो गई कि उनके बाद उनसे मेरी भेंट नहीं हुई। फिर वो मिल ही नहीं पाई बहुत दिनों तक। यदा कदा रधिया से उनके बारे में पूछ लेता था। तब वो बाबूजी रधिया से उनके बारे में पूछ लेते थे। रधिया यही कहती बाबूजी आपने उनका जीवन ही बदल दिया। अब रधिया कहती थी कि बाबूजी आपने तो उनका जीवन ही बदल दिया, अब इनकी शादी आप ही करना। और बोलने लगी आप इनकी शादी करना। मैं उसे तसल्ली देता रहता और
कहता रधिया, तुमने उनका जीवन बदला है, मैंने नहीं। रम्मू और कल्लो ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया, है ना। रम्मू और कल्लो ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया, माने उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, टीचर ट्रेनिंग। उन्हें नौकरी भी जल्दी मिल गई और वे दीदी बन गई, मतलब वो टीचर बन गई। एक दिन शाम को जब मैंने अपनी डाक देखी तो उसमें रमावती और कलावती के विवाह का निमंत्रण प्राप्त हुआ, है ना। मतलब उनकी दोनों की शादी होने वाली थी। यह निमंत्रण राधिका रानी और कन्हैया लाल की ओर से था। तो रधिया जो थी वो क्या बन गई अब? राधिका रानी। और कन्हैया लाल जो है वो रधिया के पति, है ना। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि रमावती और कलावती हमारी रम्मू और कल्लू हैं। अब वो समझ गए कि रमावती और कलावती कौन है। वो समझ गए कि रमावती रम्मू है और कलावती कल्लू है, और राधिका रानी हमारी रधिया है। और वो समझ गए कि राधिका रानी जो है वो हमारी रधिया है। मैंने सपरिवार रम्मू और कल्लू के विवाह में भाग लिया। वो बाबूजी जो थे वो दोनों की विवाह में माने शादी में गए और जी भर कर उन्हें आशीर्वाद दिया। और उन्होंने जी भर कर रम्मू और कल्लू को आशीर्वाद दिया। ये कहानी लिखी है डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी ने, है ना। ये इस पाठ के लेखक हैं। अब इनका परिचय अपन पढ़ते हैं। लेखक परिचय। आपका जन्म 1 जुलाई 1928 बदायूं, है ना, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण आदि विषयों पर शोधपरक कार्य किए हैं। आपके अनेक कहानी संग्रह तथा अनेक शोध पत्रक तथा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी व्याकरण पर अनेक पुस्तकों का प्रणयन आपने किया है। आपका हिंदी के अलावा अंग्रेजी व तमिल भाषा पर भी समान अधिकार है ना। अब हम इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, है ना। तो बच्चों ये हमारा पाठ 9 रम्मू और कल्लो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करेंगे, है ना। आपको यह पाठ कैसा लगा, है ना, आप कमेंट करके बताना।